ओए होए, तुम्हारे लाला की अलमारी में जनाना लिपस्टिक। हमको तो पहले ही शक था तुम्हारा लाला ही जो रात को औरत बनकर गांव की सड़क पर खड़ा होता है। वो लोग आहान खानजादा की अलमारी में अपनी रिपोर्ट कार्ड तलाश करने के लिए आए थे, क्योंकि फुर्सत मिलते आहान वो पढ़ता, दोनों को फेल देकर उनकी शादी कर दी जाती। ओए माड़ा, यहाँ तो झुमकी भी है। हम कह रहे हैं गुल अपने लाला के लिए दुल्हन नहीं दूल्हा ढूंढना। तजस्सुस से कहती वो पीछे पलटी थी, पर अपने पीछे गुल की जगह हान को देकर हाथ से चीजें नीचे गिरी थी। ओह, हम कैसे यहाँ? लाला, हमको नींद में चलने की आदत है। शायद जब भी तुम्हारे कमरे में वो गड़बड़ाकर कहती निकलने लगी। जब आहार ने उसे सख्ती से अलमारी के साथ लगाया, उसे कुछ समझ न आया कि कैसे खुद को बचाए, तो अचानक बेहोश होती नीचे गिरने लगी। उसकी चालाकी पर आहान ने दांत पीसते वो सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी। गुनगुनाते मुस्कुराती, बाल जूड़े में लपेटे मुकम्मल खुद में मगन थी। जब नीचे से ऊपर चढ़ते आहान ने उसे देखा, एक पल को रुका ताकि वो उसे देखकर झाड़ू मारना रोक दे और वो गुजर सके, मगर वो यूं ही झाड़ू लगाती, मट्टी गिराती। हायल उसकी बेध्यानी पर तासुब से सर झटकता एक तरफ हुआ। मैडम, दिखाई दे रहा है? कोई ऊपर आ रहा है, वो संजीदगी से बोला, तो वो गड़बड़ाकर रुक गई। हाँ लाला, वो झाड़ू मारना रोक चुकी थी। तुम्हें इस काम पर किसने लगाया है? वो जो उसके निकम्मेपन से बखूबी वाकिफ था, हैरानी से पूछ रहा था। हमारी अम्मी ने। पेपर खत्म हुए हैं ना, अब छुट्टियों में अम्मी ने कहा है काम सीखो घर के, और तुम झाड़ू लगाना सीख रही हो। यहाँ देखो, सीढ़ियों के कोने में सारी मट्टी पड़ी है, ठीक है, झाड़ू लगाओ। वो उसे हुक्म देता सीढ़ियां चढ़कर वहां से चला गया, जबकि वो लपू चलती हुई जगह को देखने लगी जहाँ मट्टी लगी हुई थी। खदीजा, ओ खदीजा जी। तभी ऊपर की रंगीन से मुलाजमत झांकने लगी। आओ, अब तुम लगा दो, मैं थक गई हूँ। अभी तो एक जीना का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ। जी, तो मैं क्या करूँ? सफाई का तनख्वाह तुम लेती हो या मैं? वो भड़क कर बोली और झाड़ू फेंक कर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अंदर हाल में गायब हो गई। खदीजा मुंह बनाए उसको छोड़ती हो धूरी झाड़ू मुकम्मल करने लगी। कुल, तुम्हारा लाला जो है ना, पूरा का पूरा औरत है। मैं झाड़ू लगा रही थी और किसी कटर घास की तरह मुझे कहाँ मट्टी पड़ी है। तुम सही से झाड़ू नहीं लगा रही। भला मर्दों को जेब देता है ऐसी सास जैसे हरकतें करे। ज्यादा मत बोलो। गुल ने उसे घूरा, मगर वो मुंह चढ़ाती सोफे से टेक लगाकर चेहरे पर मास्क लगाने लगी। आज तुम चेहरे पर ये क्यों लगा रही हो? बकुल, तुम्हारे कुदरती हुस्न को तो किसी टोटके की जरूरत ही नहीं। अम्मा ने झाड़ू लगाने पर लगाया ना, मुझे मेरे माथे पर पसीना आ गया। अब चेहरे पर कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये मास्क लगा रही हूँ। तुम्हें नहीं पता ज्यादा पसीने से चेहरा खराब होता है? नहीं मैडम जी, जरा ये तो बताएं, आधे जीने पर झाड़ू लगाने के बाद आपको कितना लीटर पसीना आया था? उसी पल खदीजा भी वहां आ धमकी। तुम अपना काम से काम रखो। गुलमीना, तुम लोगों ने इसको ज्यादा सर चढ़ा रखा है। वो दांत कुचकुचाती वहां से उठने लगी, चेहरे पर बेसन और हल्दी का मिक्सचर लगाए वो वही हाल में चक्कर लगा रही थी। और उसी पल आहिल दोबारा वहां आया, उसे यूं देखकर आंखें सुकेड़ी। अब फिर कुछ कहेगा ये औरत? वो बुड़बुड़ाई। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। वो एकदम गड़बड़ाई और गौर से उसका चेहरा देखा, जैसे अंदाजा लगाना चाह रही हो कि कहीं उसने बड़बड़ाहट सुन ली है। परसों तुम्हारे रिजल्ट है, अगर नंबर 60% से कम आए ना, तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वेटर लौट जाना। नाना से कह दिया है, वो कह रहे हैं। वैसे भी वो तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, पढ़ लिख कर आप कमिश्नर लग गई है ना। मुबारक हो। उसके लहजे पर वो मिनमिनाकर बोली थी। खैर मुबारक, मैं हकीकतन कमिश्नर लग चुका हूँ। वो उसे घूर कर कहता वहां से आगे बढ़ गया, और वो मुंह खोले हैरत से उसे देखती जा रही थी। तो मैं क्या करूँ? कमिश्नर साहिबा कहेंगे। ऊंचा बुड़बुड़ाकर वो वापस अंदर चली गई। उसका ताल्लुक क्वेटा से था, मगर वो 2 साल से यहाँ कॉलेज में पढ़ रही थी और अपनी फूफो के घर रह रही थी। कुल मीना और आहिल दोनों बहन भाई थे और दोनों ज़हीन और समझदार थे, मगर जब से वो यहाँ आई थी, गुलमीना भी कुछ कुछ इसकी तरह हो गई थी। यानी सुस्त, नखरेली, मगरूर, मुंहफट और कुंद ज़हन।
वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तभी वहाँ पलकों पर रहते रहते जब से यहाँ आई उसके रंग ढंग शुरू में सबके लिए एक मामा ही थे। वहाँ माँ बाप की लाडली थी और यहाँ अपनी फूफी की। वो 2 साल से यहाँ रह रही थी मगर छुट्टियों में क्वेटा जाती तो गुल को भी साथ लेकर जाती, जबकि आहिल हमेशा अपनी सख्त रूटीन के साथ जुड़ा रहता, हमेशा मसरूफ और संजीदा दिखाई देता और अक्सर ही आहिल की डांट और तनकीद का निशाना बनती रही थी। उस वक्त भी वो अपना मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में आई तो उसकी अम्मी की कॉल आ गई। जी अम्मा जान, कैसी हैं मेरी बेटी? बहुत थक गई हूँ, पूरे घर की सफाई की है, खाना भी बनाया है, बर्तन भी धोए हैं। गेट पर खड़ी गुल मीना हैरा से मुंह खोले उसकी दीदा दिलेरी पर हैरान हुई। अगले ही पल लपक कर उसके करीब पहुंचे फोन उसके हाथ से छीना। ये झूठ बोल रही है मोमानी जान, इसने आधे जीना पर झाड़ू लगाया। इसकी बात पर अलवीना की आंखें गुस्से से लाल हुई और उसका फौरन ही मुंह बन गया। गुल मीना फोन उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने झपट कर फोन खींचा। मैं अपनी अम्मी से मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ाने की? कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तुम मजाक कर रही थी। बस ठीक है अम्मा, इस चुड़ैल की बातों का ध्यान मत दो। आपको तो पता है आपकी बेटी अभी छोटी है, 18 साल की हुई है, मुझसे 1 साल बड़ी। उफ, जाओ गुल, मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो। दूसरी तरफ जकिया उनकी नोक-झोंक पर हंसती जा रही थी। अम्मा क्या आपको पता है आहिल साहबा कमिश्नर बन गए हैं? साहिबा, तुम मेरे भाई का मजाक क्यों उड़ा रही हो? और कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर। वो एकदम तपकर उस पर चिपटी थी। अलवीना ने हंसते हंसते अपनी माँ को जल्दी से अल्लाह हाफिज कहते हुए फोन काटा। अच्छा अच्छा, सीरियसली मुझे बताओ ये तुम्हारा लाला कमिश्नर कैसे बना? कैसे बना क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? नहीं मतलब ये क्या हुआ? कब से कमिश्नर बन गए हैं? अभी 2 हफ्ते पहले ही तो तुमने सुबह सुबह केक खाया, वो भी पूरा का पूरा नहीं खाया था, वो तो था ही आधा। वो मुंह बनाकर बोली, क्यों मेरे खाने पर नजर रखती हो? 1 पाउंड का तो था। अच्छा क्या वो केक उसके कमिश्नर बनने की खुशी में था? तभी दोपहर को मुझे मोशन लगे थे। वो कहकर हंसी और अगले ही पल उसे गुल मीना का थप्पड़ खाना पड़ा। तुम्हें मेरे लाला से क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, बस जरा मगरूर वसीला, हर काम में टांग अड़ाने वाला। बस बस ठीक है। गुल ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मगर तुम लोगों ने अकेले अकेले केक काट के सेलिब्रेट कर लिया। मैं उस रात तुम्हें उठाने आई थी मगर तुमने मुझे लात मारकर भगा दिया। गुल ने उसे घूरा तो वो एकदम दांत दिखाकर हंसने लगी। पता नहीं, मुझे याद नहीं, वैसे भी मैं जाग रही होती तब भी ना आती। केक काटने से पहले तुम्हारा लाला मुझसे पूछता, न्यूटन की थ्योरी याद है? मादाम क्यूरी की नस्लों के नाम बताओ। नील आर्मस्ट्रांग के दादा के 4 बीवियों में से कितने कितने बच्चे? नील आर्मस्ट्रांग पठान नहीं था जो 4 बीवियों से दर्जन भर बच्चे पैदा करवा लेता। गुल ने चिढ़कर कहा तो वो फिर खिलखिलाने लगी। बहुत ज्यादा हंसती हो तुम अलवीना, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता? नजर लगा दो तुम मेरी हंसी को। वो बिगड़ कर कहती पलंग पर धड़ाम से गिर गई। गुल तासो भरी नजरों से उसे देखती रही और फिर उठकर कमरे से निकलने लगी। तभी उसे याद आया, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। वाह भाई वाह, और बुलाए बगैर वापस जा रही हो? क्या बना है खाने में निहारी? वाह, मैं अभी आई। वो सोने का इरादा कैंसल कर दी, उसके पीछे ही चल पड़ी थी। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही थी आहिल, बस कुछ वक्त चाहिए। और यकीन करो मैं खुद इस वक्त बहुत मुश्किलात में हूँ। मैं खुद समझता हूँ तुम्हारी मुश्किलें आलिया, और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हम पिछले 10 साल से साथ हैं। और नाजुक बदन और सुनहरे रंगे हुए बालों वाली लड़की जिसके चेहरे पर नफासत से मेकअप हुआ था। मुझे एक टाइम लाइन दो आलिया, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मुझे मजीद कितना इंतजार करना होगा। आज के दिन वो ज्यादा संजीदा था, ये शायद एक वाज़ेह जवाब चाहता था। तुम ऐसे ही क्यों कह रहे हो जैसे मैं कहीं भागी जा रही हूँ? आहिल, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? 10 साल बाद भी तुम्हें लग रहा है कि मुझे जल्दी हो रही है आहिल? तो उसकी बातें हिचका रही थी, पता नहीं क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ,
तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। शादी के बाद भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तुम्हारी फैमिली में जो इश्यूज हैं वो मेरे भी हैं, मैं सबके साथ लेकर चलूँगा। तुम ये बात समझने की कोशिश तो करो। वो क्यों लगता है कि मुझसे शादी के बाद तुम अपनी फैमिली से बिल्कुल कटकर रह जाओगी? देखो, शादी मजाक तो नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, हजारों तैयारियां। वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। आहिल का जवाब साफ और वाज़ेह था। आलिया लबेज कर रह गई। हकीकत ये नहीं थी कि उसके मसाइल बहुत ज्यादा थे, हकीकत ये थी कि वो आहिल और सैफ में से किसी एक ही को चुन सकती थी। सैफ खानदानी सियासतदान था, गर्दपुश थी, दौलत और ताकतवर खानदान। वो चाहती थी कि किसी तरह सैफ दोस्ती से आगे बढ़कर शादी तक आए तो वो आहिल को भी जवाब दे देगी। मगर सैफ अभी भी किसी वादे इशारे पर नहीं आया था, मगर उससे मोहब्बत का दावा करता था। जबकि आहिल और आलिया 10 सालों से साथ थे। आहिल को वो पसंद भी करती थी और उससे शादी के लिए भी राजी थी। मगर कुछ अरसे से जब सैफ उसकी जिंदगी में आया तो उसके ऐशो इशरत और तर्ज जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थी और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि सैफ उससे शादी कर ले तो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके घर वालों का मुस्तकबिल भी बदल जाएगा। उसका अपना ताल्लुक मिडिल क्लास से था। ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरे हो जाते थे, मगर ख्वाहिशात का पूरा होना हमेशा एक इम्तहान ही रहा था। जबकि आहिल का ताल्लुक अपर क्लास से था। वो अच्छे खासे खाते पीते घर का लड़का था, मगर सैफ का तबका और ऊंचा था। एलीट क्लास, जहाँ वो रोजाना की बुनियाद पर जहाज़ों पर सफ़र करते थे किसी दूसरे मुल्क। सफ़र उनके लिए ऐसा था जैसे एक गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल होना। यही वजह थी कि वो आहिल से दामन बचाकर सैफ को अपनी जिंदगी में लाना चाहती थी, लेकिन इतनी भी बेवकूफ न थी कि सैफ के वादे इशारे से पहले ही आहिल को छोड़ देती और दोनों से हाथ धो बैठती। आज भी उनकी गुफ्तगू बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और आहिल बिगड़ा हुआ मोड़ लिए घर पहुंचा, जहां सामने ही अलवीना बैठी गमलों पर रंग कर रही थी। चेहरे और कपड़ों पर पेंट लगा था, लेकिन जिस चीज को देखकर आहिल का दिमाग घुमा था वो उसकी शर्ट थी जो उसके जिस्म पर थी। वो शर्ट उसे आलिया ने तोहफे में दी थी और उसे यूं रंग बिरंगी पेंट से लिथरा देकर वो सुनी तो हो गए रह गया था। ये तुम क्या कर रही हो और ये शर्ट तुम्हें कहाँ से मिली? वो करख्त लहजे में बोला। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो एकदम गड़बड़ाई। शर्ट पर दुपट्टा लिया हुआ था जो फिलहाल जमीन पर पड़ा हुआ था। स्टोर रूम से वो वहीं बैठे बैठे जवाब दे रही थी। आहिल उसके ऐन सर पर जाकर खड़ा हुआ था और किसकी इजाजत वो उलझन भरे अंदाज में उसे देख रही थी। ये मेरी शर्ट है अलवीना। ये सुनते ही अलवीना का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा। उसने बेयकीनी से उसे देखा। उसके चेहरे की सुर्खी पर आहिल का दिमाग मजीद घूमा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी है। मैंने तो गुल से कहा था उसकी कोई शर्ट देने के लिए, उसी ने मुझे दी, वजाहत देते बोली। आहिल तेवरियां चढ़ाते हुए उसे कुछ पल देखता रहा। मैं आपको धोकर वापस कर दूंगी, निशान ना भी हटे तो मुझे फिर भी ये साफ सुथरी हालत में वापस चाहिए। वो उसे उंगली उठाकर बाबर करवाता वहां से जाने लगा। सारे के सारे नमूने हैं। वो बड़बड़ाकर जा चुका था। जनाना सी नरम नरम शर्ट है, पता ही नहीं चला कि इसकी भी हो सकती है। मैं बिल्कुल ठीक सोचती हूँ, वाकई ये थोड़ी थोड़ी औरत है। वो बड़बड़ाते हुए अपना सामान समेटने लगी। बोरियत से बचने के लिए वो नेट पर ये एक्टिविटी देखने के बाद खुद भी घर के गमलों पर पेड़ करने का शौक लिए लॉन में चली आई थी। मगर अब उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर भटक चुका था। वो भी उसके पीछे अंदर गई तो वह उसी पल सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। मामा और गुल कहाँ है? वो पूछ रहा था। वो आपकी फूफो के घर गई है। और खदीजा कहाँ है? खदीजा के भाई की शादी है, उसने जवाब दिया। कामरान वो एकदम याद आने पर रुका, फिर बड़बड़ाया। मगर तब तक उसकी हंसी छूट चुकी थी। आहिल उसे घूरने लगा। उससे ज्यादा ही हंसी नहीं आती तुम्हें? वैसे क्या तूक बनती है एक ही खानदान को नौकरी पर रख लेने की? अब देखे ना, शादी कामरान की है और उसकी बहन खदीजा है। दोनों बहन भाई भी मुलाजिम हैं, ऊपर से करीम बाबा, उनके वालिद वो भी छुट्टी पर हैं। ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें चाय बनानी आती है? हाँ आती है, उसने फौरन से कहा। चाय किसे बनाने नहीं आती? तो एक कप चाय बना कर दो, मेरे कमरे में ले आओ, मैं खुद बना लेता।
मगर फिलहाल मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज जल्दी करना, कहकर वापस पलट दिया। आज आखिरकार मुझे अपने आप को उनके सामने साबित करने का मौका मिल रहा है। चाय तो मेरी पसंदीदा है और मैं बनाती थी। बहुत अच्छी हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब, आज मेरे हाथ की चाय पिए। वो मजे से बुड़बुड़ाई किचन में घुस गई और पूरे शौक से 15 मिनट बाद चाय तैयार करके उसके कमरे में दस्तक दे रही थी। आ जाओ आवाज पर उसने अंदर कदम रखे और पूरे शौक से उसे चाय पेश करने लगी। आई ने उसके हाथ से चाय ले ली और एक दफा उसे देखते चाय को सूंघा। खुशबू तो बहुत अच्छी है, चाय भी बहुत अच्छी है, वो बोली। तो आहिल ने सर खम कर दिया। देखते हैं, कहते हैं उसने एक घूंट भरा और अगले ही पल शाइस्ता नजरों से उसे देखकर थैंक्स किया। ग्रेट चाय, चाय तो वाकई बहुत अच्छी है, शुक्रिया। अच्छी चाय मेरा मूड बेहतर करने में बहुत मदद देगी, वो बोला। वो खुशी खुशी सर हिलाती पलट गई। हैं, ये सूरज की तरफ निकला था आज? गुल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो वो भी फखरिया अंदाज में कांधे अचकाकर रह गई। लेकिन तुम आज मुझे ये बताओ, तुम लाला को चाय बनाकर देने पर इतनी खुश क्यों हो? बात सिर्फ ये है, वो मुझे बहुत निकम्मा समझते हैं और मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं निकम्मी नहीं हूँ, वो चमक कर बोली। तो गुल चाय लाने लगी। अगले दिन ऑयल ड्यूटी के लिए निकल रहा था जब उसने उन दोनों को उनके रिजल्ट आउट होने का बताया और ये भी कि उन दोनों के रिजल्ट उसके पास है। आकर देखिएगा। आपके पास कैसे? अलवीना धड़कते दिल से पूछ रही थी। सर अहमद से मंगवा लिए थे। वो उन दोनों पर एक गहरी निगाह डालता बाहर निकल गया और अलवीना गुल की तरफ देखने लगी। अंदाज में बेचैनी और खौफ था। पता नहीं कैसे नंबर आए होंगे। यार गुल, मुझे अभी शादी नहीं करनी, बहुत डर लग रहा है। चलो ना, ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? गुल उसकी बात समझ ना सकी। हमारे रिजल्ट ऑयल के कमरे से चुरा लेते हैं। पागल, बहुत गुस्सा करेंगे, बस देकर वापस रख देंगे। वो इंतजार सिखा रही थी मगर गुल ने सख्ती से नफी में गर्दन हिला दी। नहीं, मैं नहीं चल रही। चलो ना, कुछ भी नहीं होगा। वो उसे मनाने की भरपूर कोशिश करती रही थी और आखिरकार काफी मिनटों के बाद गुल उसके साथ भाई के कमरे में छापा मारने के लिए राजी हो गई थी। वो दोनों दोपहर के बाद उसके कमरे में जा घुसे। एक इस तरफ ढूंढती तो दूसरी उस तरफ और उनकी खोज खोज ही रही। वो अभी अलमारी की तरफ बढ़े थे। गुल ने अलमारी खोली और निचले दराज खंगालने लगी। ओए होए, तुम्हारे लाला की अलमारी में जनाना लिपस्टिक। हम जो तो पहले ही शक था कि तुम्हारा लाला ही है जो रात को औरत बनकर कॉलोनी की सड़क पर खड़ा होता है। ही साथ ही मैं करने लगी। ओए माड़ा, यहाँ तो झुमकी भी है। हम कह रहे हैं गुल, अपने लाला के लिए दुल्हन नहीं दूल्हा ढूंढना, तजस्सुस से कहती वो पलटी थी। पर अपने पीछे गुल की जगह आइल को देखकर हाथ से चीजें नीचे गिरी थी। ओह, मैं यहाँ कैसे? लाला, मुझे तो नींद में चलने की आदत है, शायद तभी आपके कमरे में वो गड़बड़ा कर निकलने लगी। जब आहिल ने उसे सख्ती से अलमारी के साथ लगाया, उसे कुछ समझ न आया कि कैसे खुद को बचाए। तो अचानक बेहोश होती नीचे गिरने लगी। उसकी चालाकी पर आहिल ने दांत पीसते उसे सीधा खड़ा करना चाहा मगर वो उसके कंधे पर ही झूल गई और उसको हैरत से देखता पुकार रहा था मगर वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास से बेगाना थी। आहिल फिक्रमंद और उसे बाजू में भरता अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा। मामा मामा, लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ मगर एक तरफ से जुल्फ निकल आई और उसे यूं बेहोश देखकर उसके होश भी उड़ चुके थे। उसे क्या हुआ पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई है। पानी लाओ। गुल तेजी से भागती वहां से गई और वापसी में पानी लेकर आई। गुल ने अलवीना पर पानी छिड़का। वो कसमसाती और चंदी चंदी आंखें मलकर देखने लगी। आहिल फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, वो बहुत पहले। शायद वो रुक रुक कर ही बोल रही थी जबकि गुल उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। तभी उनकी मामा भी वहां चली आई। क्या हुआ है? अरे अलवीना, तुम ऐसे क्यों लेटी हो? आप कहाँ थी मामा? अलवीना अचानक से होश में आ गई थी। क्या है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, आहिल ने अपनी माँ से कहा। बेहोश हो गई है? कैसे, कहाँ? फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे। गुल, तो भी चली जाओ। जी मामू, कुल सारी बातें बोली थी। वो अगले 10 मिनट में गाड़ी आफरीदी हाउस से रवाना हो चुकी थी। डॉक्टर्स के पास पहुंचने तक वो हशाश फशाश हो चुकी थी। गुल और आहिल उसे दोनों मशकूक नजरों से देख रहे थे मगर वो लापरवाही से बैठी अपनी बारी का इंतजार करती रही। उसके बाद शॉपिंग पर चले। अचानक सर उठाते आहिल और गुल को देखते ही उसने पूछा,
तो गुलाहिल देखने लगे। किस खुशी में? जिंदगी में पहली बार मेरे होश में आने की खुशी में। वो मुस्कुराई और आहिल की आंखें मजीद तंज के तीर बरसाने लगी। जिसके हकीकी होने पर अभी भी हमें शक है। उसी पल अंदर से उसी का नाम पुकारा गया। वो अंदर गई और कुछ देर बाद मजे से बाहर निकल आई। डॉक्टर ने कहा है, शायद गर्मी की वजह से। क्या तुमने बताया नहीं कि 24 घंटे एसी के अंदर रहती हो? वो बुड़बुड़ाया। वो कंधे अचकाती बाहर की तरफ जाने लगी। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। आहिल लाला, या कहूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? आपने कमिश्नर बनने पर कोई ट्रीट भी नहीं खिलाई। वैसे भी उस दिन जब आपकी कमिश्नरी सेलिब्रेट हो रही थी तो मैं शामिल नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस चलते हैं। वो उसकी मुसलसल चलती जुबान से पनाह मांगता हामी भर गया, क्योंकि उसे मालूम था मजीद दलीलें देने से भी नहीं कतराती और उसे राजी करके ही रहती। उसकी दीदा दिलेरी और रिटाई का अंदाजा ऐसे हालात में गुल मीना को भी खूब होता था। वो एकदम खुशी से दांत निकालती अलवीना को हवाई बोसों से नवाजने लगी। मुझे कुछ परफ्यूम लेने हैं, सफाई पर सेल लगी है, वहां पर चलेंगे। और एक नया आर्टिकल आया है, उस दिन मैं देख रही थी। मेरे पास सारे हील्स वाले सैंडल हैं, फ्लैट एक भी नहीं। तो वो भी देखूंगी, जो चाहे देख लेना। वो उसका मुंह बंद करवाने को बोला था। पहुंचते ही वो दोनों हाथों में हाथ दिए कभी एक दुकान पर जाती तो कभी दूसरी पर। काफी देर यहाँ वहाँ मुख्तलिफ चीजें लेती। वो खूब एंजॉय कर रही थी। तभी अलवीना को आइसक्रीम का ख्याल आया। गुल, तुम जाकर आइसक्रीम ले आओ, मैं यहीं बैठ कर थोड़ा आराम कर लूँ। गुल उसकी बात सुनती वहां से जा चुकी थी और कुछ ही फासले पर आयल खड़ा फोन इस्तेमाल कर रहा था। दफतन उसे लोकेशन पर आलिया करीब दिखाई दी। वो चौंका। कुछ देर कबल उसने कहा था कि वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रही है। उसने उसी पल आलिया को टेक्स्ट किया, कहाँ हो? बताया तो था, अम्मी की हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं भूल गया था, अपना ख्याल रखना। उसने मैसेज किया और लोकेशन की जानिब बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हैं? मुझे साथ लेकर जाएं। आपको नहीं पता क्या मुझे अकेले हो जाने से घबराहट होती है। अभी यहाँ दोबारा बेहोश हो गई तो। वो एकदम उठकर उसके पीछे लपकी थी। वो अपने ही ध्यान में था। असबाब में सर हिलाता आगे बढ़ता गया और ठीक 2 मिनट बाद वह एक दुकान के बाहर एक ज्वेलरी की शॉप पर थी और आलिया अंदर थी, सैफ के हाथ में हाथ लिए नजाकत से मुस्कुराई। वो एकदम फरीज हुआ था। सब कुछ जैसे साफ होता गया। वो बहाने, वो बातें, वो मसाइल, सब कुछ एक स्लेट की मादे वाजे। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई थी और सैफ उसके लिए अजनबी तो नहीं था, वो उसका भी दोस्त था। एक अजीब सी आग अंदर सुलग उठी थी। उसने साथ खड़ी अलवीना का बाजू थामकर अपने करीब किया और खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। कैसा लग रहा है सैफी? मेरे हाथ पर। उसकी आवाज़ आहिल को खंजर की तरह चुभी थी। वेलकम सर, आप क्या देखना चाहेंगे? एंगेजमेंट रिंग चाहिए, बहुत खूबसूरत और नायाब थी, बिल्कुल इनकी तरह। उसका इशारा अपने पहलू में खड़ी अलवीना की तरफ था और अलवीना को लगा वो यही खड़े खड़े बेहोश हो जाएगी। अचानक क्या हो गया था? उसी पल आलिया ने करंट खाते उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। आलिया ने अलवीना को देखा और उसका चेहरा मुकम्मल सफेद पड़ गया। मलाई सी जिल्द और गुलाबी होठों वाली वो लड़की कम उम्र होने के साथ साथ मासूम चेहरे की थी, जो निगाहें उठाए खुद से ऊंचे आहिल को सर से उठाए देख रही थी। सैफ ने भी नजरें घुमाकर उसे देखा था। अरे आहिल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कैसे हो? उसकी निगाहें सैफ से होती आलिया पर गई थी। अलवीना ने आलिया को देखा, जो अजीब कैफियत में घिरी आहिल को देख रही थी। उसे समझने में एक पल लगा कि असल माजरा क्या है। उसी पल उसने मुस्कुराए हुए सैफ की तरफ देखा, क्योंकि वो भी उसको देख रहा था। मुबारक हो मंगनी की, और तुम्हारी नई पोस्ट की भी। शुक्रिया, वो फक्त इतना ही बोला। अलवीना ने साथ खड़े आहिल का हाथ थाम लिया था। दुकानदार अंगूठियां दिखाने लगा। ये वाली पहनकर देखो अलवीना। आहिल ने अलवीना का हाथ थामते वो हीरा जुड़ी कीमती अंगूठी पहनाई तो वो बेयकीनी से आहिल की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी। वाकई, क्या वो ये कीमती अंगूठी उसके नाटक में खरीद रहा है? अंगूठी उसके हाथ में पूरी आ रही थी। आहिल ने उसे पैक करने और बिल बनाने का कह दिया था। आलिया गायब दिमागी से
वो ब्रेसलेट देख रही थी जिसके कोने में नन्हा सा हीरा जुड़ा था और उसकी निगाह अलविना के हाथ में पहनी अंगूठी पर थी जिसका हीरा दूर से ही चमक रहा था। वो अजीब कैफियत में खड़ी थी। कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। आहिल की खरीदी गई अंगूठी उसके ब्रेसलेट से ज्यादा कीमती थी। आहिल अलविना का हाथ था मैं बाहर निकल गया। वो दोनों इस नाटक के चक्कर में भूल गए थे। कुछ दूर जाते ही वो उनको दिखाई दी गई। भागती हुई उनके करीब आई और शिकायती नजरों से दोनों को देखा। कहाँ थे आप लोग? आहिल लाला, उनको दोस्त मिल गए थे। इसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अच्छा, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही थी तो मैंने खा ली, वो उसे इतला देते बोली। आहिल बिल्कुल चुप था। अब चलते हैं घर, बहुत थक गई हूँ, उसने कहा तो आहिल पहले ही उनसे आगे चलने लगा। बाकी सारा रास्ता खामोशी में कटा था। घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया था और अलवीना किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। उसे आहिल की अलमारी में रखी हुई उस जनाना चीजों का ख्याल आया। वो अक्सर उनके सामान में जनाना चीजों का निकल आना उसे हमेशा खटकता था, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किसी के साथ किसी ताल्लुक में बंधा हुआ हो सकता है। कभी गुलमीना ने भी जिक्र नहीं किया, या यूं कहना बेहतर होगा कि घर के माहौल की वजह से ऐसे ताल्लुकात का घर में जिक्र होना झिझक की आड़ में आता था। मगर अगले दिन उसने गुलमीना को जा लिया। क्या आहिल की कोई दोस्त है? क्या मतलब दोस्त? मतलब कोई लड़की जिसका जिक्र उसने फूफो से किया हो किसी रिश्ते के हवाले से? नहीं करेगा भी क्यों? नाना ने तो तुम्हारे पैदा होते ही आहिल को अपना दामाद बना लिया था। एकदम ही अलवीना का मुंह शौक से खुला था। क्या बकवास कर रही हो? अगले पल ही गुलमीना खिलखिलाकर हंस दी। मजाक कर रही हूँ यार, ऐसा होता है ड्रामों में, मगर सच में भी होता नजर आ रहा है। मामा बता रही थी कि नाना ने आहिल के हवाले से पूछा है। तुम भी मुझे आहिल का बताओ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हो? दादा फूफो के मसाल अभी छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों पूछ रही हो? लगता है आहिल साहब को मोहब्बत में धोखा मिल गया है, वो उसके कान में सरगोशी करते करते बोली थी। गुलमीना के कान एकदम से कड़े हुए थे। दूसरी तरफ वो ऑफिस में बैठा मामूल के कामों में मसरूफ था। सामने मुलाजिम चाय लिया खड़ा था और एक तरफ आलिया खड़ी थी। बैठ जाओ आलिया, उसने संजीदगी से इशारा किया, मगर वो खड़ी रही। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज थरा रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आहिल कुछ ऐसा कर सकता है। वो सोच भी नहीं सकी थी कि जब वो ऐसा करेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, जबकि वो किसी हालत में उसे खुद से छोड़ने पर राजी थी। फिर इतनी तकलीफ और दर्द क्यों? वो खुद भी समझ न सकी। उसकी आंखों में चमकते आंसू आहिल को हैरान कर रहे थे। तुम सैफ के साथ शॉपिंग कर रही थी, ये कह करके तुम अपनी अम्मी को हॉस्पिटल में लेकर गई हो। उसके बाद तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझसे कुछ पूछ सको? अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई थी, चाहे तो आज के बिल देख लो, मगर जब मैंने पूछा कहाँ हो तो तुमने मुझसे झूठ कहा। ऐसे कितने झूठ बोलकर तुम सैफ के साथ घूमती फिरती रहती हो और सिर्फ मेरा दोस्त है, और वो तुम्हारा दोस्त कब बना? आलिया, क्या अब मैं जान सकता हूँ? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे अपने सिर पर पीछे की तरफ टेक लगाए। क्या? जहाँ तक मेरी बर्दाश्त काम करती है, वो मेरा दोस्त था और मैंने तुम्हें कभी अपने दोस्त से मुतारफ नहीं करवाया। और तुम कब से दोस्त बनी उसकी, और मैं इस बात से अनजान क्यों हूँ? बस आम सी बातचीत में वो तुम्हें हीरे तोहफे में दे रहा है। वो मुस्कुराया तो आंखों में दर्द के साथ एक तंज था, जैसे उसकी दीदा दिलेरी पर हैरान हो। सच तो यह है आलिया कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, बस मैं देखने से रह गया था। मैं अंधा बनकर तुम्हें अपनी मोहब्बत के साए में परवान चढ़ा रहा हूँ। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे धोखा देना चाहा। सीएम के फ्रंट मैन के साथ मिलकर। सीएम का फ्रंट मैन? वो एकदम बौखलाहट का शिकार हुई। किसकी बात कर रहे हो तुम? सैफुल्ला रहमानी की बात कर रहा हूँ, वो चबा चबा कर कह रहा था। आलिया हैरान आंखों में बेयकीनी के साथ साथ एक गहरा होता दुख भी वाज़ेह था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो आहिल, अब जाकर सही समझा हूँ। बिल्कुल बराबर, सब कुछ ठीक ठीक। पहले उलझता था, खुद को झुठलाता था, तुम्हारे झूठों को जबरदस्ती सच मानता था, मगर अब नहीं। मैं तुम्हारे हाथों मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकता।
ऐसे तो मत कहो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। हम शादी कर लेते हैं। अब नहीं, मेरे लिए तुम पर भरोसा करना अब मुश्किल होगा और मैं एक रस्सी के सहारे झूलते पल अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी जगह लम्हों में किसी और को कैसे दे सकते हो? जगह दी नहीं जाती, जिसकी होती है उसी की रहती है। शायद मकान तुम्हारा कभी था ही नहीं, वरना मेरी इतनी जिद और मिन्नतों के बावजूद भी हमारी देखो शादी होते होते ना हुई, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं एक बहुत खरा बंदा हूँ, बातों का हेरफेर और दिलों की दोगली हरकतें नहीं करता। तुम अब कभी अहिल की बीवी नहीं बन सकती। वो पत्थर बना उसकी हर वजाहत और सवाल के जवाब में हंगारी था। उसकी शक्ल तक ना देख रहा था। वो मायूस होती वहां से चली गई थी, मगर उसे यकीन था कि उसका गुस्सा खत्म होने के बाद वो उससे जरूर रुजू करेगा। मगर वो नहीं जानती थी कि वो आहिल था। दिल पलट जाए तो बस पलट जाता है, दिल टूट जाए तो बस पलट कर कभी उस शख्स के करीब नहीं आता था। भले ही वो जाहिर ना कर रहा, मगर उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था। वो घर लौटा तो दिल में अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। कुछ देर बाद खदीजा उसे खाना लगने की इत्तला करती जा चुकी थी और वो न चाहते हुए भी उठ गया, क्योंकि माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन माँ भी माँ थी, बेटे के चेहरे और आंखों से उसके दिल की हालत पहचान जाए। क्या हुआ आज? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बस थकन है मामा, जिस्म की थकन है, दिल की। वो नरमी से पूछ रही थी और मरे मरे हाथों से अपने लिए खाना निकालने लगा। अलवीना की निगाहें उसी पर थी। हर मामले पर निगाह रखने वाला आयल आज कुछ ज्यादा खामोश और लापरवाह नजर आ रहा था। आज उसने मेज पर रखे खानों पर निगाह डालते सवालात नहीं किए थे, उन दोनों को कोई नसीहत नहीं की थी। ये रूप उसे कुछ खास ना लगा। इस रियासत भरी खामोशी में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। उसे शॉपिंग मॉल वाले मनाजिर याद आ गए। कैसे उसने अलवीना के हाथ में वो अंगूठी पहनाई थी। दिल धड़का था, मगर उसने सर झटक दिया। वो अंगूठी वो उसे आज वापस कर देगी। अलवीना, खाने के बाद मुझे एक कप चाय बनाकर दे सकती हो? जी क्यों नहीं, वो फौरन बोली। उपो और गुल मीना ने एक दूसरे को देखा, फिर अलवीना को देखने लगी। अलवीना कंधे झुका कर रह गई थी। चाय के साथ ही उसने मेज पर वो अंगूठी भी रखी थी। ये आपकी अमानत है। आहिल ने अंगूठी को सरसरी निगाह से देखा। उसे तुम रख सकती हो। मैं क्या करूँगा? अपनी होने वाले मंगेतर को दीजिएगा, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम रख लो। नहीं, मैं इतनी कीमती अंगूठी बगैर किसी वजह के नहीं रख सकती। चाहे तो गुल को दे दे। आहिल ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर अंगूठी को। उसके लिए और ले लेंगे। ये उठा लो अलवीना, तुम्हारी उंगली में आई थी, इसी में रहने दो। लेकिन मैं सबको क्या कहूँगी? दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बता दूं आपने दी है। आहिल ने फिर उसे सवालिया देखा और सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। वो उसे क्या जताना चाह रही थी? आहिल ने समझने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें उसके चेहरे के तासरात की तरह कोरा कागज थी। कह सकती हो, वो कांधे अचकाकर आगे से बोला। सवालात और मैंने तलाश होंगे, इसे आप रख लें। मैं नहीं रख सकती, वह नरमी से कहकर पलटने लगी। आहिल ने उसे जाते हुए देखा और फिर सामने पड़ी कीमती अंगूठी को। जहाँ पड़ी वो बेमोल लगी थी। आहिल का दिल एकदम किसी ख्याल को में कूदा था। उसने वो अंगूठी उठाई और उस पर उंगली फेरने लगा। ये लड़की से हमेशा से बहुत लापरवाही, बेनियाज और बेखौफ लगती थी, मगर इन चंद दिनों में उसने साबित किया था कि वो कितनी समझदार और बुर्दबार है। उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, माल वाले वाकया का ना ही उसकी अंगूठी का, और फिर यूं इतनी आसानी से ये अंगूठी उसे वापस कर गई। हीरे से तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा देते हैं, और ये चटांग भर की लड़की उसे लाखों की मालियत का हीरा वापस कर गई थी। वो सर झटक कर हंस दिया। रिजल्ट आ गया। आहिल लाला वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, जब वो लॉन में खड़ी पौधों को पानी देती नजर आई। आहिल वहीं ठहरा। 62%। उसे उसका नतीजा बताया। क्या वाकई? इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगा तुम शादी की खुशी में अपना रिजल्ट खराब करोगी। आपको कहाँ से लगता है कि मुझे इतनी जल्दी शादी का शौक है? मेरे गुनाहगार कानों ने एक रोज तुम्हें गुल को ससुराल होने के फायदे बताते हुए सुना था। वो उसे घूर कर बोला। वो मंगनी का कह रही थी। मैं मंगनी के बाद
ईदी हर त्योहार पर नए नए कपड़े और प्रोटोकॉल मिलता है, उसकी बात कर रही थी। तो फर्क क्या हुआ? वो उलझा। फर्क ही तो है, शादी के बाद वैल्यू नहीं रहती। किसकी? वो उलझा। लड़की की। ससुराल वाले एक से बढ़कर एक मसला खड़ा कर देते हैं, मगर इससे पहले नंदे, सास, जेठानियां, देवरानियां अपने अपने शौक से नई नई चीजें लाती हैं। सारी बात कपड़ों जूतों की नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए यही सब तो एक लग्जरी होती है, नए कपड़े, जूते, परफ्यूम, मेकअप। मजे से बोली। आई हुई गहरी निगाह उस पर डालता सर झुक कर आगे बढ़ गया। वो दोबारा पौधों को पानी देने लगी, बात से बेखबर कि उसकी मासूम ख्वाहिश पूरी हो जाने की राह में खुद ही हमवार कर ली है। कुछ दिनों में ही अलवीना उसकी निगाहों के बदले मंजर साफ महसूस होने लगे थे। आंखों और लहजे में अजीब सी नरमी उतर आई थी। चाहे वो उसके हाथ की रोजाना पीने लगा था, और अब वो चाय बनाती तो उसके कमरे में पहुंचाने में दिक्कत महसूस होने लगी थी। वो कोई बात न करके भी उसकी धड़कनें मुंतशिर कर देता। अपनी सिर्फ एक निगाह से वो सरसरी निगाह उसके दिल की नई दुनिया को परखच्चे उड़ा देती थी। वो उसकी मौजूदगी से खाइफ होने लगी थी, और उसकी यह खपत आहिल का दिल गुदगुदाने लगी थी। ये लड़की बहुत खामोशी से उसके अंदर उतरी थी। अचानक से जो शोर उसे एहसास हुआ कि ये एहसास नया जरूर था, मगर अजनबी नहीं। उसकी निगाहों की हिद्दत से मध्यम होती वो आहिल के दिल को रोज नए सिरे से उभारने लगी थी। उसने जल्द ही ख्वाहिश का इजहार करने का फैसला किया था। माँ 5-6 सालों से उसकी शादी की जिद कर रही थी, और वो आर्या के इंतजार में मुसलसल ताड़ता रहा, मगर उसकी कदरदाई ने उसे बहुत तेजी से उसके दिल से गुजार दिया था। इससे पहले कि वो खुद कुछ कहता, उसकी माँ ने छुट्टी के रोज फिर शादी का जिक्र छेड़ दिया। उसने बिला तो अलवीना का नाम लेते उन्हें खुशगवार हैरत में डाल दिया था। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई, और इस सब में सबसे ज्यादा हैरान हुई थी वो अलवीना थी। उसके वहमो गुमान में भी न था कि वो उससे शादी का इजहार करेगा, मगर उसके दिल में मगर उसके दिल में अजब शहनाइयां बजी थी। उसे इनकार नहीं था। वो तो अनछुए अनदेखे ख्वाब की मानी था, जिसे उसने देखा उस ख्याल से नहीं कि वो उसका क्यों कर ही हो सकता है। वो जहानत में बिकता, और ये किताबों से नादां। वो संजीदगी का पैकर, तो ये हंसी की वो ऊंचाइयों को सर करता बाज, तो ये निचली शर्तों पर बैठती नन्ही परों वाली चिड़िया। मगर दिल जब एक ही लय पर धड़कना शुरू करते हैं तो बाकी बातें सानवी हैसियत पर चली जाती हैं। उनके मामले में भी यही हुआ था। जब से बात हुई थी, वो उससे दानिस्ता तौर पर कतराती थी, और वो उसकी झलक को बेताब रहता, मगर तबीयत की गिरानी किसी भी किस्म के पुरशौक कदम से उसे रोक लेती थी। मगर दिल था कि आजकल नई शौकों पर उतरा रहता था। कभी सीधी बच्चे जैसी नई नई शरारतें सोचती, तो कभी बैठे बैठे ख्यालों की दुनिया में बहता चला जाता। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो कहीं से अचानक ही आ थमकी थी। वो टेरेस पर खड़ा अपनी चाय पी रहा था। वो कुछ देर कबल खदीजा उसे पकड़ा कर गई थी। वो उसके सवाल पर पलटकर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराया और कुछ खफीफ हुई थी। मुझे तो अच्छी लगने लगी हो। क्यों? अगला सवाल उसे मुश्किल लगा। क्योंकि मैं तुम्हारी शख्सियत पर कभी इतना गौर नहीं किया था, और जब किया तो मुझे एहसास हुआ तुम एक दिलचस्प लड़की हो। दिलचस्प से क्या मुराद आपकी? वो सीने पर हाथ बंधे खड़ी, उसे दिल की बात बहुत करीब लगी। एतमाद और बेखौफ। दिलचस्प से मुराद बहुत कुछ है, तुम कहोगी तो उसमें तफसील मिल जाऊंगा, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज है? एतराज तो नहीं कह सकती हैं कुछ, बस यही कि कुछ उलझने थी कि अचानक आपको मुझसे शादी करने का ख्याल कैसे आ गया। देर आया दुरुस्त आया। वो मुस्कुराया। वो उसे देखकर रह गई। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं अलवीना। हाँ, लेकिन सिर्फ मंगनी। वो हंस दिया। शादी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो मुस्कुराई। वैसे तुम्हें शादी के बाद पढ़ने की इजाजत भी मिल सकती है, मगर तुम कहती हो तो 1-2 साल में इंतजार कर सकता हूँ, ताकि तुम कम से कम 20 साल की हो जाओ। वो मुस्कुराया था। वो कुछ उलझाती सी उसे देखती रही, फिर खामोशी से पलट गई, मगर आहिल की निगाहें उसे देख रही थी, और उसे हर वक्त ढूंढती रहती थी। दूर तक उसके पीछे झिटकती रहती थी। अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी, और पूरे खानदान के लिए ये हैरत की बात थी। आहिल ने मंगनी की अंगूठी खुद खरीदी थी। अंगूठी पर जुड़ा बड़ा सा हीरा
सबकी आंखों को ठहरा कर रहा था। ये तुमने कौन सा जादू कर दिया अचानक मेरे लाला पर? गुल उससे घूरते हुए पूछ रही थी। बस देख लो। वह पर्पल कलर के खूबसूरत लंबे फ्रॉक में पार्लर के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी कि हर किसी की निगाहें उसी पर जमी थी। घर में बस करीबी करीबी मेहमान वधू थे। आहिल ने भी उस रंग से मिलता जुलता रंग पहन रखा था। खुश और मुस्कुराता मंगनी की रस्म शुरू हुई तो खुद ही फूफो-जान ने आहिल को अंगूठी पहनाने की पेशकश की, जिसे उसने फौरन कबूल किया था, वरना उसमें अमूमन अंगूठी लड़के की माँ पहनाती थी। उसके करीब जगह बनाते बैठते उसने एक गहरी निगाह अलवीना पर डाली थी, जो निगाहें झुकाए हुए थी। उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते उसने इंतजार किया था कि वो उसकी तरफ देखे, मगर वो देख नहीं रही थी। वो भी अंगूठी पहनाने के बजाय उसको देखने का मुंतजिर था। नजरें तो उठाओ मोहतरमा। गुल ने उसे धोखा दिया तो उसने बमुश्किल सबके सामने नजरें उठाई थी और अगले ही पल फिर झुका ली। ये मंजर आहल के अंदर तक फूल जड़ें छोड़ गया था। मुस्कुराते हुए उसने अंगूठी उसके मेहंदी से सजे हुए हाथ में पहनाई दी। हर तरफ मुबारकबाद और तालियों का शोर गूंज उठा था। इस गूंज में अलवीना खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसके दिल की तेज धड़कनें नहीं सुन सकता था। वो खुद को कंपोज रखने की कोशिश में मुसलसल घबराई जाती थी। आहिल उसकी ये बेताबी भरी शर्माहट से खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। उसे यकीन हो चला था कि इस लड़की के साथ जिंदगी का सफर बेहद हसीन हो जाने वाला है। तुमने मुझे बताया नहीं कि वो गली के किनारे खड़े होने वाले मर्द की क्या कहानी है? क्या तुमने मुझे उससे मिलाया था? वो एकदम गड़बड़ाई, नजरें उठाकर उसे देखा। वो तो बस गुल को छेड़ने के लिए कहती। उसकी मिनमिनाहट पर आहिल ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा था, जिसके जवाब में वो लबरेज कर सर झुका गई थी। आहिल दिलपाश नजरों से उसके झुके सर को देखता जा रहा था। लेकिन आपको अपनी अलमारी और सामान में चीजें खंगाल कर रखनी पड़ेंगी। मजीद कोई जमाना चीज हो तो वो सिर्फ मेरी हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। उसको झुके सर और शर्मीले लहजे की झलक भी नहीं थी इस जुमले में। वो नरमी धमकी जैसे अल्फाज थे, मगर उन अल्फाज ने आहिल को खूब लुत्फ दिया था। तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं मिलेगा मेरे दिल में भी और सम्मान में भी। फिर भी याद दहानी का शुक्रिया मोहतरमा। उसके नर्म लहजे पर वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी थी। दोनों की निगाहें और एक खूबसूरत सी शुआ ने फूटकर मोहब्बत के रंगों का ऐलान किया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।